होगा कि जो डेंगी है, डेंगी वायरस है, राइट, दैट्स आल्सो अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय वायरस। और कौन सा मच्छर से फैलाता है? एडीज, एडीज इजिप्टाई। येलो फीवर है, चिकुनगुन्या है, चिकुनगुन्या भी सुना होगा आपने नाम, है ना? इट्स अ तंजानियन वर्ड। चिकुनगुन्या का मतलब है फोल्डेड अप, इतना ज्यादा जॉइंट पेन होता है कि पेशेंट का शरीर पूरा फोल्ड हो जाता है दर्द के मारे। चलिए, कॉमन कोल्ड, सबसे पहले जुकाम, काफी इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में बड़ी तेजी से फैलता है। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको कोल्ड है, जुकाम है भाई, तो आप अपने पास एक रुमाल जरूर रखिए, अपना नाक ढकने के लिए, मुंह जो है कवर करके रखने के लिए। आपको छींक आए, आप स्नीज करें या खांसी हो, तो आपको अपने आप को इस तरह से कवर करके रखना है कि दूसरों तक आप वो चीज ना फैलाएं, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है ये। सो कॉमन कोल्ड, हेडिंग है आपका जी कॉमन कोल्ड, एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है rhinovirus, RHINO। राइनो वर्ड इज रेफरिंग टू नोज। राइनो वायरस जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ट्रांसमिशन है एरोसोल्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए जिसको कोल्ड है, उसने खांसा है छींका है, उसके हाथ पे भी मान लीजिए लग गए हैं एरोसोल्स जो है ड्रॉपलेट्स, और वो दूसरे से हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है दूसरे इंसान तक वो चीज फैल जाएगी और बड़ी तेजी से फैलेगी। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड सरफेस, मान लीजिए जैसे कोल्ड है, जुकाम है ना, उसने अपने हाथ से अपना नाक पोंछ लिया, मुंह साफ करा है, और किसी दरवाजे के हैंडल को उसने जो है खोला है, उसके बाद आपने जाके टच कर लिया उसे, फिर वही हाथ से आपने आंखें, मुंह, नाक इसको टच कर लिया, तो आप तक पहुंच जाएगा। सो कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड सरफेस। कॉमन कोल्ड जो है, जुकाम है, ये आपकी नेजल एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित नहीं करता, ये चीज ध्यान रखिएगा। जुकाम जब होता है ना, तो आपके लंग्स इफेक्ट नहीं हुए हैं उस चीज से। सो इट अफेक्ट्स द नेजल एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो हम सादी भाषा में कह सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। ओके, लक्षण आप जानते हैं कि भाई 3-4 दिन तक तो जुकाम परेशान करता ही करता है। नाक बंद हो जाना, नेजल कंजेशन, या फिर नाक बहने लगना, रनिंग नोज, आवाज जो है उसमें एक भारीपन आ जाता है, होर्सनेस इन द वॉइस, खांसी होगी, कफ करेगा पेशेंट, और गला खराब हो जाना, सरदर्द भी होगा और थकावट महसूस होगी। कुछ लोगों के केस में माइल्ड फीवर भी हो सकता है। सो जुकाम के ये लक्षण जो हैं 3-4 दिन तो रहेंगे और फिर ये अपने आप ठीक होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई दवाइयां खाते जाएं तो वो उस वायरस को मार डालेंगी, नहीं, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ही उससे फाइट करेगा और आपको राहत मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, खाने पीने में प्रोटीन रिच डाइट ले लेनी चाहिए, तो उससे क्या है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन रहता है। वो तो इन जनरल भी आपको अपनी डाइट में प्रोटीन्स जरूर लेने चाहिए सही मात्रा में। कॉमन कोल्ड वायरस कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एनी मेडिकेशंस। तो जुकाम की जो हम दवाइयां खा लेते हैं ना, कायदे से वो कोई ज्यादा असर नहीं करेंगी, ये आपका इम्यून सिस्टम ही बचाएगा आपको इससे। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं जी अपने आप को बचाने से? द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय वियरिंग अ मास्क। अब आप कहेंगे भाई हम हर समय तो मास्क नहीं पहन सकते, है ना। कवरिंग वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आप अपने आप को रुमाल से अपना मुंह और नाक जो है ढक के रखें उस चीज में, है ना। अवॉइडिंग द क्राउडेड एरियाज, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा क्राउड हो रखा है, सो उस चीज को अवॉइड किया जाए। एंड हैंड सैनिटाइजेशन, आप दिन में कई बार जो है अपने हाथ जरूर सैनिटाइज कीजिए, अच्छे साबुन से आप धो लीजिए अगर सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो सैनिटाइज जरूर कीजिए, राइट जी। दैट वाज कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट इज फ्लू। कॉमन कोल्ड अलग है और फ्लू जो है दैट इज डिफरेंट। फ्लू के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंजा वायरस। ट्रांसमिशन कैसे है? वो लगभग सेम है जैसे हमने अभी पढ़ा था कोल्ड के लिए। इनहेलिंग द एरोसोल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, इस तरीके से एक से दूसरे में फैलेगा, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रहा है फ्लू। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, इट इज अफेक्टिंग योर नोज, योर थ्रोट एंड योर लंग्स ऑल्सो।
कॉमन कोल्ड के केस में हमने पढ़ा था कि वो लंग्स को प्रभावित नहीं कर रहा, फ्लू आपके लंग्स को भी इफेक्ट करता है। सो सांस लेने में भी परेशानी होगी, एक भारीपन महसूस होगा पेशेंट को, चेस्ट रीजन में खांसी भी होगी, कफिंग होगी। सो देयर विल बी कफ मतलब खांसी विद चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सर दर्द होना, थकावट महसूस होना, मसल्स में पेन, शरीर में दर्द होना, बुखार और ठंड भी लगेगी, इसमें चिल्स, राइट। सो फ्लू के सिम्टम्स एंड कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, राइट। आपको आराम करना चाहिए, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट को ये बोलेंगे भाई रेस्ट कीजिए, ठीक है। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स लेना है आपको, राइट, जिसमें आप पेशेंट को कह सकते हैं कि अगर डायबिटिक नहीं है पेशेंट तो वो ग्लूकोज ले सकता है पानी में घोल के, फ्रूट जूस ले सकता है। डायबिटीज का भी ध्यान रखना होगा ना, ऐसे ही रैंडमली आप नहीं कह देंगे कि भाई हाँ आप जूस पीते जाइए, जूस पीने से तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पेशेंट का, है ना। एज अ डॉक्टर आपको बहुत सारी बातें मद्देनजर रखनी होंगी, हाई बीपी पेशेंट तो नहीं है वो कहीं, है ना, मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं एक पेशेंट। सो नारियल पानी आप सजेस्ट कर सकते हैं, नारियल पानी बहुत अच्छी चीज है, कोकोनट वाटर। एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत खराब है, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी है, तो नेब्यूलाइजर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप नेब्यूलाइज कीजिए। स्टीम लीजिए, सबसे सिंपल है, पेशेंट को सजेस्ट करेंगे आप स्टीम लीजिए, राइट। उसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ सकती हैं अगर जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन है, बुखार ज्यादा हो रहा है तो। सो वी गिव एंटीवायरल ड्रग्स इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस, राइट। बाकी समय तो लगेगा इसमें भी ठीक होने में। एक बार हम कॉमन कोल्ड में और फ्लू में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंसेस समझ लेते हैं क्या क्या है मोटे तौर पे। कॉमन कोल्ड जुकाम जिसे हम कह देते हैं राइनो वायरस करता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज राइनो वायरस। फ्लू जो है द कॉजेटिव एजेंट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। जुकाम में या कॉमन कोल्ड में जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो माइल्डर है, माइल्डर मतलब हल्के हैं कंपैरेटिव, बहुत ज्यादा ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फ्लू के केस में सिम्टम्स आर वर्स देन कोल्ड, जुकाम से वर्स्ट कंडीशन होगी पेशेंट की। और कॉमन कोल्ड में ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, धीरे धीरे लक्षण आएंगे पेशेंट। फ्लू में एकदम से एब्रप्टली एब्रप्टली सिम्टम्स की भाई गला खराब महसूस हुआ, जॉइंट्स में पेन होने लग गया, सर दर्द है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है और बुखार भी चढ़ गया कुछ घंटे बाद, ठंड भी लगने लग गई, सो दैट इज फ्लू। कॉमन कोल्ड डू नॉट जनरली रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन जो फ्लू है इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया, राइट, और ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो सकती है सही समय पे अगर सही तरीके से इलाज नहीं मिला पेशेंट को। सो आई होप आप सिम्टम्स में डिफरेंसेस समझ गए हैं कॉमन कोल्ड में एंड फ्लू में। नेक्स्ट, पोलियो। नाम सुन के ही बड़ा भयानक सी बीमारी लगती है पोलियो, लेकिन मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुकी है और आपको जान के ये खुशी होगी कि हमने भारत में पोलियो की इस भयानक बीमारी से निजात पा ली। इंडिया ने अपने आप को पोलियो से मुक्त डिक्लेयर कर दिया। कौन से ईयर में डिक्लेयर करा है पता है आपको? चलिए बताता हूं अभी थोड़ी देर में। पोलियो के बारे में आपने मीडिया में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स, या आप कह लीजिए टीवी में, एडवर्टीजमेंट्स में और कई तरह के सोशल मीडिया में आपने ये शब्द सुने होंगे, पोलियो ड्रॉप्स जो हैं 2 बूंद जिंदगी के। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये ओरल पोलियो वैक्सीन को रेफर करता है। हर बच्चे को 5 साल की उम्र तक के बच्चा या 5 साल से छोटा जो है उन्हें ओरल पोलियो वैक्सीन देना बहुत ही जरूरी है ताकि पोलियो की इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति पाई जा सके। वैक्सीनेशन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट। पोलियो को पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज पोलियो वायरस, राइट। इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता है पोलियो, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्फेंट्स में ही होगा पोलियो, बड़े उम्र के लोगों में भी हो सकता है, रेयर कंडीशंस। पोलियो का वायरस जो है वो फैलता कैसे है?
देखिए जी, फीकल ओरल रूट, अब ये फीकल ओरल रूट से क्या मतलब है? लिखा है ना यहाँ ट्रांसमिशन, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल फीकल रूट्स। व्हाट डज इट मीन? गौर फरमाइएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इस स्लाइड के जरिए आपको दिखाया है कि एक बच्चा जो है वो एक स्ट्रीम के किनारे, एक छोटी सी नदी के किनारे डिफिसिएट कर रहा है, एक्सक्रीटा पास आउट कर रहा है, फीसिस पास आउट कर रहा है, राइट? अब होगा क्या, वो फीसिस पानी में गई। मान लीजिए इस बच्चे में इन्फेक्शन है पोलियो वायरस से, सो इट इज पासिंग आउट थ्रू द एक्सक्रीटा, गोइंग इनटू द वाटर, पूरा पानी कंटामिनेट हुआ। अब किसान जो है खेतों में फल सब्जियां उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, तो पानी जो है आसपास अगर कोई नदी है, कोई स्ट्रीम है, वहां से पानी दे दिया। सो पानी जब खेतों तक पहुंचा, कंटेमिनेटेड है, सो वो इन्फेक्शन फल और सब्जियों तक पहुंचा, वायरस वहां तक पहुंच गया और उसके जरिए हेल्दी पर्सन के शरीर में जा सकता है। समझे आप बात? किस तरह से हुआ ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। नाउ दूसरा, आप जानते हैं मक्खियां जो है, हाउस फ्लाइज, हर गंदी जगह पे मक्खियां भिन भिन आती हैं। तो मक्खियां जो एक्सक्रीटा पे भी बैठेंगी, उसके बाद मक्खियां उड़ करके अगर वो किसी फूड आइटम पे बैठ गई हैं तो उन्होंने वहां तक ट्रांसमिशन कर दिया, राइट? सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड्स इरिगेटेड विद द कंटामिनेटेड वाटर, house flies. The flies, they carry pathogens which then they sit on the food and spread the infection, right? देख पा रहे हैं आप? सो इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप जहां से भी कहीं खाना खाने वाली चीज, पीने वाली चीज ले रहे, वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, राइट? एक बेसिक हाइजीन जो है वो मेंटेन होना चाहिए वहां पे। पोलियो का वायरस जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो द मोटर न्यूरॉन्स व्हिच गिव कमांड टू द मसल्स, दे आर इफेक्टेड। मोटर न्यूरॉन्स अगर प्रभावित हुए, मसल्स को कमांड नहीं मिली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पैरालिसिस। ठीक है? सो पोलियो पेशेंट्स अगर आपने कभी देखे हैं, छोटे बच्चे, सो उनमें पैरालिसिस हो जाता है, फिर वो चल फिर नहीं पाएंगे और पोलियो हो जाने पर फिर उसके बाद इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए पोलियो का वैक्सीन जो है ओपीवी, दैट स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, पल्स पोलियो अभियान भी आपने सुना होगा, है ना? ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को देना जरूरी है। पोलियो हो जाने पे लक्षण क्या है? बुखार हो जाता है, हेडेक है, फैटीग है, नोजिया है, मतलब जी मिचलाना, उल्टी आने वाली फीलिंग होना, और फिर अल्टीमेटली क्या है कि देयर विल बी नंबनेस, सुन हो जाएंगी, टिंगलिंग फीलिंग होगी लेग्स में, फ्लॉपी लेग्स। आप देख पा रहे हैं इस तरह से, बिकॉज मसल्स को कमांड नहीं मिल पा रही है नर्वस सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, पैरालिसिस व्हिच इज वेरी डेंजरस। ठीक है? याद रहेगा पोलियो के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया पोलियो का, राइट जी। सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पहले वायरस पहुंचता है, वहां से फिर ये नर्वस सिस्टम तक चला जाता है। देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर पोलियो इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोलियो हो जाने पे कोई इलाज नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है हर बच्चे का, बिकॉज अगर कोई भी छूट गया वैक्सीनेशन से और उसमें ये पैथोजन चला गया तो फिर वो दूसरों तक फैला सकता है। सो गुड सैनिटेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करके रखना जरूरी है, एंड ओरल वैक्सीन दी जानी चाहिए बच्चों को। आप तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, साल्क एंड सैबिन, याद है जिन्होंने बनाई थी वैक्सीन। India was declared polio free by World Health Organization WHO in 2014, right? याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट है। ओके, हम पढ़ रहे थे द वेरियस डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रेबीज। बचपन से आप रेबीज के बारे में सुनते आ रहे हैं और जर्नली हम इसे रिलेट कर देते हैं रैबिड डॉग के साथ, है ना? हम कहते हैं ना पागल कुत्ते ने काट लिया है या रैबिड डॉग ने काटा है तो रेबीज हो जाएगा। रेबीज का वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है कि जब हमें लगे कि भाई हाँ रैबिड एनिमल ने काट लिया, उसके बाद वैक्सीनेशन होता है। आपने ये भी सुना होगा 14 इंजेक्शंस लगाए जाते थे पहले पेट में, है ना? सुना है आपने बचपन में? अब 14 नहीं लगते, अब कम लगते हैं इंजेक्शंस। और वैसे अगर आपको, आपने घर में भी पेट्स रखे हुए हैं, शौक होता है बच्चों को डॉग्स का, कैट्स का, तो
उन एनिमल्स का भी प्रॉपर वैक्सीनेशन होना जरूरी होता है, प्रॉपर शेड्यूल के साथ जरूरी है। चलिए जी, रेबीज के बारे में जानते हैं। लाइसा वायरस, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज लाइसा वायरस। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रो रेफर्स टू व्हाट? फोबिया रेफर्स टू फियर, द फियर ऑफ वाटर। पेशेंट को पानी या कोई भी पीने वाली चीज या इवन अपना सलाइवा स्वेलो करने से भी डर लगता है, बिकॉज उसी से एकदम से ट्रिगर हो जाता है पैनिक अटैक। ट्रांसमिशन, द बाइट ऑफ अ रैबिड एनिमल। रैबिड एनिमल अब जरूरी नहीं होता कि डॉग ही हो। डॉग्स, रैबिट्स, monkeys, cats, squirrel, wolf, jackal, इवन घोड़े के काटने से भी, घोड़ा जनरली काटता नहीं है, हॉर्स जो है, कैमल हॉर्स अटैक नहीं करते, पर कर भी सकते हैं। ठीक है जी। सो रैबिड है अगर एनिमल, वो वायरस उनके सलाइवा में प्रेजेंट है तो वो हमारे शरीर तक पहुंच जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। रेबीज का जो वायरस है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता है। मान लीजिए हाथ पे काटा है रैबिड एनिमल ने, सो यहाँ पे इस तरफ सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट्स होंगे, याद है आप? सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, यू रिमेंबर? सो ये एक्सॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता हुआ जो है वो पहुंच जाता है नर्वस सिस्टम तक। ओके, एंड इट इज वेरी डेंजरस। रेबीज हो जाने पे फेटल है, इंसान को बचा पाना मुश्किल हो जाता है अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाया, और इसका वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर होता है। क्या वायरल डिजीजेस सिर्फ इंसानों में होती हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वायरसेस जानवरों को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ वायरल डिजीजेस हैं जो ह्यूमंस में ही देखने को मिलती हैं। मम्प्स, मीजल्स, रुबेला। MMR वैक्सीन सुना है आपने? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक वैक्सीन का नाम लिख रहा हूं, MMR वैक्सीन। इससे पहले आप DPT वैक्सीन के बारे में जानते हैं, BCG वैक्सीन के बारे में जानते हैं। DPT इज डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस। BCG इज बैसिलस कालमेट क्यूरीन। अब आपको MMR बता रहा हूं। MMR का फुल फॉर्म है जी मम्प्स, मीजल्स, रुबेला। सो मीजल्स जैसे हम खसरा भी कह देते हैं, छोटे 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 दाने हो जाते हैं शरीर पे, नाक में से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, बुखार हो जाना, लाल पड़ जाना चेहरा, इन्फ्लेमेशन होना जगह जगह पे। एंड द कॉजेटिव एजेंट इज मीजल्स वायरस, और ये छोटे बच्चों में ही होता है, राइट? मम्प्स, पैरामाइक्सोवायरस करता है मम्प्स, या मम्प्स वायरस कह देते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स का स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, सूज जाते हैं यहाँ कान के पास ना, कनपेड़े भी कह देते हैं इसे। छोटे बच्चों में होता है, लेकिन टीन एज में भी हो सकता है, और टीन एज में अगर बॉयज में हो तो इट कैन अफेक्ट द टेस्टिस आल्सो। रुबेला, द कॉजेटिव एजेंट इज रुबेला वायरस, एंड लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है, राइट? सो दैट्स अबाउट मम्प्स, मीजल्स एंड रुबेला। स्मॉल पॉक्स मैं आपको बता चुका हूँ, चिकन पॉक्स मैंने बताया, डेंगू वायरस के बारे में भी बता दिया, राइट? चिकुनगुन्या, येलो फीवर, ये है। इसके अलावा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस भी है जो जेनिटल हर्पीस करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में पढ़ा है ना हमने, जेनिटल वॉर्ट्स भी पढ़ा था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सो वायरस के द्वारा करी जाने वाली और बीमारियां भी होती हैं। नाम लिख लें एक बार, चलो जी लिख लेते हैं जल्दी से। HIV AIDS caused by HIV virus, right? Genital herpes reproductive health में बताया था, herpes simplex virus, genital warts, human papilloma virus, डेंगी और द डेंगू वायरस करता है इसे। एक क्लासिकल डेंगू है, एक डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, प्लेटलेट्स का काउंट रिड्यूस होता जाता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, राइट? देन चिकुनगुन्या, इट इज चिकुनगुन्या, येलो फीवर। ये सब डिजीजेस वो हैं जो वायरसेस करते हैं। देन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, राइट? याद रहेगा, बैक्टीरिया के द्वारा करी जाने वाली बीमारियां, फंजाई जो जो बीमारियां करते हैं, एंड वायरसेस जो डिजीजेस करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वाली, जो आप आगे हायर क्लासेस में
पढ़ेंगे when I say higher classes that refers to your MBBS degree, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, right? जहाँ पे आप anatomy, physiology, biochemistry, cell biology, genetics, embryology, osteology और बहुत सारे subjects, microbiology, pathology, pharmacology, preventive and social medicine, surgery, obstetrics and gynecology, psychiatry, बहुत कुछ पढ़ना है आपको. So there's a long way to go. इसलिए मोटिवेटेड रहना चाहिए बिकॉज जो फील्ड आपने चुना है मेडिकल साइंस का बहुत ही खूबसूरत फील्ड है. वो सेटिस्फेक्शन इमेजिन करके देखिए जब आप किसी पेशेंट का इलाज करेंगे और वो तंदुरुस्त होकर के आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा, वो फीलिंग ही अलग होगी. सो जब भी कभी आपको लगे ना कि भाई हम थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं, थकावट हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा, मन नहीं लग रहा, तो ये बातें याद करके देखा करो कि आज से 5 साल बाद कैसे होंगे आप, 10 साल बाद कैसे होंगे आप, राइट? चलिए जी बढ़े आगे. Great. Next is diseases caused by protozoans. ठीक है जी, लिख दूं. हम पढ़ने जा रहे हैं diseases caused by protozoans. अब इसमें कौन कौन से प्रोटोजोन का याद रखना भाई. प्लाज्मोडियम तो सबसे इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, है ना. विच कॉजेज व्हाट? मलेरिया. तो प्रोटोजोन डिजीजेस में नंबर 1 पे हो गया मलेरिया. पॉजिटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम falciparum, right? Then amoebiasis and amoeba histolytica. Then trypanosomiasis. स्लीपिंग सिकनेस सुना ना, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे, ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंसी, और भी होते हैं ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपैनोसोमा करते हैं. देन लिशमैनियासिस. आप भी स्पेलिंग लिखिए, लिशमैनियासिस बाय लिशमानिया डोनोवानी, काला अजर. लिशमानिया ट्रॉपिका भी होता है, राइट? लिशमानिया ब्राजीलियंसिस भी होता है, अलग अलग स्पीशीज. ठीक है जी, ये मेन बीमारियां मैंने आपको बताई. ओके, सो देखते हैं जी क्या क्या लिखी है हमारे पास. प्रोटोजोन्स देखिए कितने सुंदर बनाए हमने आपके लिए. मलेरिया आपको बताया अभी अभी, एमीबियासिस बताया, लिशमैनियासिस बताया, ट्रिपैनोसोमियासिस बताया. स्पेलिंग गौर कीजिएगा, बेबेसियोसिस एंड क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, राइट? मेन आप याद रख लेना, मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा वाला ट्रिपैनोसोमियासिस, लिशमानिया वाला लिशमैनियासिस. ये तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एनसीईआरटी में कंप्लीट लाइफ साइकिल दिया हुआ है इसका. नंबर 2 पे ये भी याद रखना, नंबर 3 पे ये भी याद रखना. प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ेगा और उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं ना. मच्छर, मॉस्किटोस, आर्थ्रोपोड्स. पूरी दुनिया में हर जगह मच्छरों ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है ना. और हम कितनी भी कोशिशें कर ले इन मच्छरों से मुक्ति नहीं पा सकते. कितने तरह के हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, घर में भी कितने तरह के हम ये ऑल आउट और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, अगरबत्तियां जलाना जिनसे धुआं होता है कि भाई मच्छर मर जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इनसे ये जंग जीत नहीं सकते, है ना. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बड़ा फास्ट है, तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट है और इतनी जल्दी खत्म नहीं होते. मच्छर इंसानों का खून चूसते. क्या सिर्फ इंसानों को ही काटते हैं मच्छर? Is it that mosquitoes bite only humans? नहीं, warm blooded animals को काटते हैं. मतलब mammals and birds. warm blooded तो birds and mammals हैं. इनका blood suck करते हैं, खून चूसते हैं. क्यों चूसते हैं खून? Because the female mosquitoes, it's only the female mosquitoes which bite. उनके पास piercing and sucking type of mouth parts होते हैं. फीमेल मॉस्किटोज को हमारे ब्लड में से एक प्रोटीन चाहिए होता है, सीरम एल्ब्यूमिन, अपने अंडे बनाने के लिए, फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स. वो ब्लड सक करते हैं,
ब्लड का प्रोटीन उनकी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पे प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, उससे प्रोटीन डाइजेशन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, उन अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं वो अपना एग प्रोटीन बनाने के लिए। सो ध्यान रखिएगा, इट्स ओनली द फीमेल मॉस्किटोज व्हिच बाइट। मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? व्हाई द मॉस्किटोज दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस? नंबर 1, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर रहे हैं ना अपने ब्रेथ में, ये उनके लिए अट्रैक्टिव होती है। सी, याद रहेगा, द CO2 exhaled in the breath। सेकंड, हमारे शरीर का तापमान, द वार्म बॉडी टेम्परेचर, ये उनके लिए अट्रैक्टिव है। एंड नंबर 3, अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर स्वेट। पसीने में अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस हैं, दे आर कॉल्ड एलोमोन्स, राइट? सो द एलोमोन्स इन आवर स्वेट, दे अट्रैक्ट मॉस्किटोज। इसके अलावा द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 exhaled in breath, ये उनके लिए अट्रैक्टिव है। एंड तीसरा, मच्छरों के लिए हमारा वार्म बॉडी टेम्परेचर। मॉस्किटोज सिर्फ ह्यूमंस को नहीं काटते, मैंने बार बार बोला आपको, ये बर्ड्स एंड मैमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है? चल, मलेरिया को लेकर के थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। मलेरिया शब्द का मतलब क्या है? मलेरिया, मैल एयर, यानी फोल स्मेलिंग एयर। बहुत पुराने समय में जब ये नहीं पता था कि भाई ये क्या है बीमारी, लोग क्यों बीमार पड़ जाते हैं, जब वो किसी ऐसी जगह के करीब जाते हैं जहां पे गंदी बदबूदार हवा आ रही है, कीचड़ है जहां पे, सो उन्होंने सोचा कि शायद जहां भी कहीं कीचड़ इकट्ठा है, गंदी जगह है और वहां से बदबूदार हवा आ रही है, तो मैल एयर, बदबूदार हवा से बीमार हो जाना, मैल एयर मलेरिया बन गया वर्ड। सो ये चीज बाद में पता चली कि उस गंदी जगह पे मच्छर पनपते हैं और मॉस्किटोज के काटने से ये चीज फैलती है। लेकिंग्सी फर्स्ट सस्पेक्टेड अ रिलेशनशिप बिटवीन स्वैम्प, मलेरिया एंड मॉस्किटोज। बहुत पुरानी बात है ये। लेकिंग्सी नाम के वैज्ञानिक ने, उनको लगा कि भाई मच्छरों में, मलेरिया बीमारी में और स्वैम्प, जहां भी कहीं गीली नमी जगह, नम वाली जगह है जहां पे कि पानी इकट्ठा हो रखा है, दलदल है, ये कीचड़ है, मच्छर है और बीमारी हो रही, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है इस चीज में आपस में। 1880 में लेवरैन, he discovered that malaria is caused by protozoan parasite और उन्होंने प्लाज्मोडियम डिस्कवर किया। सो ये ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम which is a protozoan was discovered by लेकिंग्सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात भाई, रोनाल्ड रॉस, सर रोनाल्ड रॉस, he was a doctor who was born in Almora in India, इंडिया में इनका जन्म हुआ, and he was in Indian Army। He established that malarial parasite is transmitted by the bite of female Anopheles mosquito। This is important, ये पूछ सकते हैं कि सर रोनाल्ड रॉस का कंट्रीब्यूशन क्या था। सर रोनाल्ड रॉस ने फाइनली ये चीज बताई कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, यह कारण है मलेरिया को फैलाने के लिए। और मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक प्रोटोजोन है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, चलो हम लिख भी लें एक बार, अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपके लिए यहीं पे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम लिखें यहाँ पे। और ये सबसे डेंजरस स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, it is most dangerous species। Why? Because it causes cerebral malaria, black water fever, it is most dangerous species। Then another species is Plasmodium ovale, another species is Plasmodium vivax, another species is Plasmodium malariae। So चारों स्पीशीज ध्यान रखिएगा, हमें लाइफ साइकिल जो पढ़ना है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो ये भी पूछ सकते हैं मोस्ट डेंजरस स्पीशीज कौन सा है, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। कैसे फैल रहा है जी मलेरिया? थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ओनली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बिकॉज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होते हैं दे suck blood। Why the female sucks blood? Because the female mosquito requires serum albumin blood protein। इनके पास piercing
and sucking type of mouth parts, piercing and sucking type of mouth parts. Insects में अलग अलग तरह के mouth parts हमने पढ़े थे. कॉकरोच में biting and chewing. Then फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. ठीक है, याद रहेगा. और कौन सा प्रोटीन चाहिए ब्लड में से, नोट कर लीजिए, सीरम एल्ब्यूमिन. क्यों चाहिए? फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स, अंडे बनाने के लिए. मेल मॉस्किटोज दे फीड ऑन प्लांट जूसेस. ओके, अब अलग अलग स्पीशीज के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मोस्ट कॉमन स्पीशीज इन इंडिया. इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है दैट इज 14 डेज. अब ये इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि भाई प्लाज्मोडियम शरीर में गया और एकदम से तो मलेरिया के लक्षण नहीं आ जाएंगे. प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल हमारी बॉडी में कंप्लीट करेगा. सो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा, नोट कर लेंगे आप भी, इट इज ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ, नोट कीजिए सभी लोग, incubation period is the duration between entry of malarial parasite. हम इसकी इन्फेक्टिव स्टेज भी पढ़ेंगे, स्पोरोजोइट होती है. मलेरियल पैरासाइट ब्रैकेट में लिख दूं, इन्फेक्टिव स्टेजेस, इस पे क्वेश्चन आता है. द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट. मॉस्किटो जब काटता है तो उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में रिलीज कर देते हैं. So incubation period is duration between entry of malarial parasites in blood and appearance of malarial symptoms. जब पेशेंट में लक्षण आने लगे मलेरिया के, तो इसका मतलब है कि मॉस्किटो जो है वो उसे 14 डेज पहले काटा था, जिसके कारण सिम्टम्स आ रहे हैं. ठीक है जी, याद रहेगा. सो ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ मलेरियन पैरासाइट इन ब्लड एंड अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स, और ये ड्यूरेशन 14 डेज का. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया कर रहा है दैट इज बेनाइन टर्शियन मलेरिया. द नेम इज बेनाइन टर्शियन मलेरिया, ये भी ध्यान रखना है आपको. इसमें रीअकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 48 आवर्स, एवरी थर्ड डे. मलेरिया में होता क्या है कि जैसे बुखार चढ़ा आज पेशेंट, कल उतर गया, कल ठीक हो गया, परसों भी ठीक है, उससे अगले दिन फिर चढ़ गया, है ना. सो ऑल्टरनेट होता जाता है. अलग अलग तरह की प्लाज्मोडियम स्पीशीज में ये रीअकरेंस का ड्यूरेशन अलग अलग होता है. सो हम जिक्र कर रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विच इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया. इट कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया. इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 days and reoccurrence of the fever is after every 48 hours. Next, the very dangerous species Plasmodium falciparum. नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट डेंजरस स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम का कौन सा है. इट्स फाउंड इन सर्टेन पार्ट्स इन इंडिया. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन है, 12 days. फीवर 48 आवर्स बाद आ रहा है इसमें भी. ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, इट कॉजेज मेलिग्नेंट और परनीशियस और सेरिब्रल मलेरिया. इसको मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया भी कहते हैं, परनीशियस मलेरिया भी कहते हैं. परनीशियस एनीमिया से मत कंफ्यूज करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. परनीशियस का मतलब होता है धीरे धीरे अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डेथ. इट इज कॉजिंग सेरिब्रल मलेरिया. ये भी कह देते हैं दैट इट कॉजेज ब्लैक वाटर फीवर. It causes black water fever. तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, which species of Plasmodium causes black water fever? अब यहाँ पे black water का मतलब क्या है भाई, किस रेफरेंस में कहा गया black water? The urine of patients, urine of patients turns black. क्यों, कैसे हो जाता है? बिकॉज जो मलेरियल पैरासाइट है वो आरबीसीज को बड़ी तेजी से डैमेज करता है. अल्टीमेट इसका मकसद क्या होता है प्लाज्मोडियम का हमारे शरीर में, हमारे आरबीसीज को डैमेज करना और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना उसे खा जाना. सो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम बहुत फास्ट रेट से आरबीसीज को डैमेज करता है. फ्री हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन यूरिन और यूरिन को एक ब्लैकिश कलर दे देता है.
Free Hb, when I write Hb, it is hemoglobin. Free hemoglobin appears in urine and the urine of the patient turns black. So Plasmodium falciparum is very dangerous species. Next is Plasmodium malariae. This was the species of malarial parasite discovered by Leveran, right? Leveran ने ये species discover किया था. ट्रॉपिकल अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी है. अच्छा, एक इंसान को एक से ज्यादा स्पीशीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट भी प्रभावित कर सकते एक ही समय पे. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन. रीअकरेंस ऑफ फीवर इसमें 72 घंटे बाद है. हर चौथे दिन चढ़ेगा 72 घंटे का गैप छोड़ के. और ये कर रहा है क्वार्टन मलेरिया. द मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया इज क्वार्टन मलेरिया, राइट? Plasmodium ovale, rarest of the 4 species. ये ध्यान रखिएगा. Mostly it is found in tropical Africa, incubation period 14 days and it is causing mild tertian malaria. तो 4 species का हमने जिक्र करा प्लाज्मोडियम की. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae and Plasmodium ovale. Most dangerous is Plasmodium falciparum, which is causing cerebral malaria or the black water fever. Plasmodium को 2 होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के. That means the life cycle of Plasmodium is diagenetic. ये बात ध्यान रखनी है. Life cycle is diagenetic. When you say diagenetic, it means it requires 2 hosts to complete its life cycle. Why? Why it requires 2 hosts? Because the sexual stages of the parasite cannot develop at high body temperature of humans. हमारे शरीर का तापमान ज्यादा है, तो सेक्सुअल स्टेजेस जो है पैरासाइट की प्लाज्मोडियम की हाई टेम्परेचर पे डेवलप नहीं होती. इसलिए उसे एक इन्वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए, मॉस्किटो चाहिए, जहां पे उसकी सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप हो. वो हम पूरे लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे आगे. Why the female mosquito sucks blood? ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई फीमेल मॉस्किटोज को अपने अंडे बनाने के लिए सीरम एल्बुमिन नाम का प्रोटीन चाहिए. ठीक है. सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. अगले सेशन में हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिटेल में जानेंगे. प्राइमरी होस्ट क्या है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, राइट? क्लिनिकली कौन है प्राइमरी होस्ट, बायोलॉजिकली कौन है प्राइमरी होस्ट प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में, मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं और क्या दवाइयां दी जाती हैं मलेरिया के केस, राइट? लिशमैनियासिस भी पढ़ेंगे, ट्रिपैनोसोमियासिस भी पढ़ेंगे. चलिए, सो रिवाइज जरूर कीजिएगा जो नोट्स आपने बनाए हैं साथ के साथ. एंड डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपीज भी आपको प्रैक्टिस करने. ठीक है. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं. आपको नमस्कार कहता हूं जी. ढेरों गुड विशेस देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए. सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं. एंड मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.